हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिविल्स प्रेप पे। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, आज की क्लास में बेसिकली हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है डेटा सफिशिएंसी पे। डेटा सफिशिएंसी मतलब हमें ये बताना है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे और कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे, हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा डियर। यहाँ पर इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन डियर टू, दो स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टेटमेंट हमें क्या करना होगा, वहां से सॉल्यूशन निकालना होगा, यानी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा। अब यार उसके बेसिस पे हमें एक चीज समझनी है, यहाँ पर लिखा है हमें आंसर करना है। यानी जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे हमारे दो स्टेटमेंट दिए, तो डियर याद रखिएगा स्टेटमेंट 1 और 2 हमें इंडिविजुअली पढ़ने, इंडिविजुअली पढ़ने हैं डियर दोनों। अगर आपका इफ the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question, while data in statement 2 are not sufficient to answer the question। यानी अगर आपका पहले स्टेटमेंट से आंसर आ जाए, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, और जब आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पहले से कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका पहले से आंसर आ जाए दूसरे से आंसर ना आए, तो आप क्या करेंगे, डेटा इन स्टेटमेंट 1 alone are sufficient to answer the question while data in statement 2 are not sufficient to answer the question। यानी हमारा आंसर होगा ए। अगर आपका स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आता है बट स्टेटमेंट 2 से आंसर आ जाता है, कह रहा है इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा इन स्टेटमेंट 1 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो डियर हम आंसर करेंगे बी। अगर आपका डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट एंड इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी अगर आपका पहले से भी आंसर आ जाए और दूसरे से भी आंसर आ जाए, तो आप आंसर करेंगे सी उस क्वेश्चन का। अगर आपका if the data given in the both statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the question, for example अगर आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा उससे हमें आंसर नहीं मिला, आपने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा आपको उससे भी आंसर नहीं मिला, आपने दोनों को मर्ज किया, मर्ज करने के भी बाद आंसर नहीं मिला, डियर मर्ज कब करेंगे, जब दोनों से आंसर ना आए, नहीं मिला तो आप आंसर करेंगे डी। यानी ना तो पहला सफिशिएंट है तो ना ही दूसरा सफिशिएंट है। फिर आपका एक ऑप्शन होता है ई, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी जब आपका पहले से भी आंसर ना है दूसरे से भी आंसर ना है बट दोनों को मिलाकर आंसर आ जाए, तो स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर तभी आ सकता है जब स्टेटमेंट 1 and 2 को मिला दिया जाए। तो डियर आपका आंसर बन जाता है फिर उस केस में ई। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, डियर क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इन विच ईयर वाज राहुल बोर्न, यानी राहुल का बर्थ जो है वो कब हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट है राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, यानी राहुल जो है वो यंगर है कितना, अपने ब्रदर से। राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, यानी वो अपनी मदर से 25 साल यंगर है। तो पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, इन विच ईयर राहुल वाज बोर्न। सेकंड कह रहा है राहुल्स मदर, सॉरी राहुल्स ब्रदर वाज बोर्न इन 1964 एज 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, यानी राहुल का जो ब्रदर है, राहुल्स ब्रदर, वो उसकी मदर से 35 साल यंगर है। क्लियर। और ये भी कह दिया हु वाज बोर्न इन 1964, यानी जो ब्रदर था उसका बर्थ 1964 में हुआ है, हमें ईयर भी दे दिया। बट इससे ना हमें राहुल का पता पड़ रहा है ना किसी और का, क्योंकि जब आप ये राहुल का ब्रदर एंड उसकी मदर वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि राहुल के ब्रदर की एज जो है उसकी मदर से वो 35 साल यंगर है, तो हमें ये क्लियर नहीं है कि राहुल का स्टेटस उसके ब्रदर को लेकर क्या है या उसकी मदर को लेकर क्या है। हमें पहले वाले स्टेटमेंट से मतलब नहीं होता। तो सेकंड से भी अगर देखें इंडिविजुअली आंसर ना फर्स्ट से आया ना सेकंड से आया, लेकिन दोनों को मिला दोगे तो इससे ये पता पड़ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होती, सॉल्यूशन को समझने की जरूरत होती है। अगर आपको पता है कि राहुल 25 साल यंगर है मदर से, और राहुल के ब्रदर का बर्थ जो है 1964 में हुआ था, जो कि यंगर है 35 साल किससे, उसकी मदर से,
तो यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो 10 साल का होगा। अगर इसका 1964 है तो आप इसका ईयर तो पता कर ही सकते हो ना कि ये 10 साल बाद हुआ होगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी ईयर पता पड़ जाएगा राहुल का। तो यानी दोनों को बोथ, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब नेसेसरी अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट नेसेसरी हैं, जरूरत है हमें पड़ेगी उनकी, और दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर उसका आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई इन क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 2 पर है, व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल। यहाँ पर दिए 10 पोल्स दिए हुए और कह रहे ईच ऑफ द सेम वेट, यानी ईच ऑफ द सेम वेट, यानी हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल वेट, यानी जो 10 पोल है उनका टोटल वेट कितना होगा। इसके लिए आपको स्टेटमेंट दिया है द 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5। डियर अगर आप देखिए एक पोल, अगर हम कहते हैं 1/4 ऑफ ईच पोल द वेट इज 5, तो डियर आप ये बताइए पूरे पोल का वेट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और पूरे पोल का 20 हो गया तो 10 पोल का कितना हो गया, 200 हो गया। यानी हमारा पहले से तो आंसर आ रहा है, क्लियरली आंसर आ रहा है, अनडाउटली आंसर आ रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। द टोटल वेट ऑफ 3 पोल इज 20 kg मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल। यानी आपसे कह रहा है 3 पोल का वेट जो है वो 2 पोल के वेट से 20 ज्यादा है। तो यानी 1 पोल का वेट 20 आ गया, और 1 पोल का वेट 20 आ गया, और आपके 10 पोल का वेट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आंसर दोनों का सेम आए, आंसर कुछ भी आ सकता है, बट दोनों से आंसर आ रहा है या नहीं। तो इंडिविजुअली अगर आप देखिए आपका सेकंड से भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बनेगा, जब डियर आइदर और देखिए, वैसे आप कहते हैं या तो इससे आए या इससे आए, बट डेटा सफिशिएंसी में आइदर और वो होता है जब पहले से भी आंसर आ सकता है और दूसरे से भी आंसर आ सकता है, यानी पहले और दूसरे से दोनों से आंसर आ सकता है। तो यानी इंडिविजुअली तो आइदर इससे आंसर कर सकते हैं और आइदर इससे, इसको ऐसे समझिएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर आप बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव। तो यानी एम के कितने बच्चे हैं, एम के कितने बच्चे हैं डियर। इसके लिए एक चीज समझिएगा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो किसी भी मेल कैंडिडेट को शो करने के लिए यू कैन अप्लाई अ बॉक्स, किसी भी फीमेल कैंडिडेट को शो करने के लिए यू कैन अप्लाई अ सर्कल, किसी भी किन्हीं भी दो लोगों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन शो करने के लिए यू कैन अप्लाई अ डॉट, और किन्हीं भी दो लोगों के बीच ब्रदर प्लस सिस्टर का रिलेशन चेक करने के लिए वी कैन अप्लाई अ प्लस। क्लियर है। तो डियर एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, हमसे कह रहे हैं एक्स, सॉरी एच इज द ओनली डॉटर ऑफ, एच इज द ओनली डॉटर। डियर आपसे कह रहा है ओनली डॉटर, ओनली डॉटर का मतलब है कि बेटी तो एक ही है बट बेटा हो सकता है, यानी इसका कोई भाई हो सकता है। ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ एम, हु इज द वाइफ ऑफ एम। डियर आपसे ये नहीं पूछा कितने चाइल्ड कितने डॉटर है या कितने सन है, चिल्ड्रन पूछा है। और डियर जब केस चिल्ड्रन का है तो नहीं कंफर्म है हमें, पहले से तो आंसर नहीं कंफर्म होगा किसी भी कंडीशन में। सेकंड कह रहा है के एंड जे आर ब्रदर ऑफ एम, के एंड जे आर ब्रदर ऑफ एम। तो के एंड जे आर ब्रदर ऑफ एम, इससे भी हमें ये क्लियर नहीं होगा हाउ मेनी चिल्ड्रन एम हैव। और अगर आप इन दोनों को मर्ज भी कर दोगे तो भी आप कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ये बोला है ओनली डॉटर, बेटा इसका कोई भाई भी हो सकता है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। तो यहां अगर हम दोनों को मिला भी दें, मिलाने के बाद भी हमारा करेक्ट आंसर तो नहीं आने वाला, ये तो कंफर्मेशन है। ये क्लियर हुआ आप सभी को। तो इसके बाद मैं लेकर चलूंगा, अगर ये क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
हाउ मच वाज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी, कंपनी की टोटल सेल क्या है। अगर द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट ए कॉस्टिंग ₹25, यानी आपसे कह रहा है हाउ मच वाज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी, कंपनी की टोटल सेल क्या है, हमें टोटल सेल बतानी है क्या है। तो कह रहे हैं द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी 8000 यूनिट उन्होंने बेची है किस पर, ₹25 के रेट पर। तो टोटल आपकी जो कीमत आई वो इतनी आ गई। फिर कह रहे हैं द कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन। तो डियर पहले से तो आंसर नहीं आएगा, और दूसरा देखिए दूसरे से भी इंडिविजुअली आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो पहले से ये पता पड़ जाएगा कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट ए की सेल की है वो 8000 यूनिट की है, जिसकी कीमत जाके बनती है ₹2 लाख। बट कंपनी के पास कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट से हमें ये जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट से नहीं आएगा, सेकंड से नहीं आएगा, आइदर और नहीं हो सकता, नाइदर नॉर नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ई विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द लास्ट संडे ऑफ मार्च, जब मार्च था उसका जो लास्ट संडे है, लास्ट संडे, द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट, यानी किस डेट को पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो डियर अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, कह रहे द फर्स्ट टू संडे ऑफ दैट मंथ फेल ऑन, द फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ फेल ऑन 5th, यानी आपसे कह रहा है कि उस मंथ का पहला संडे 5th को पड़ा। तो डियर अगर 5th को पड़ा, 5th के बाद पड़ेगा +7, 12 +7, 5 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद +7 करोगे तो डियर आपका आएगा 26, यानी लास्ट जो पड़ेगा वो 26 को पड़ेगा, पहले से आंसर आएगा। कह रहा है द लास्ट फ्राइडे, द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वाज फ्राइडे। तो डियर अगर मुझे पता है 31 मार्च अगर उस मंथ का फ्राइडे पड़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है कि फ्राइडे से पहले पड़ा होगा 30 को क्या, थर्सडे, 29 को वेडनेसडे, 28 को ट्यूसडे, 27 को मंडे, और देखिए 26 को संडे। तो यानी कहीं ना कहीं आंसर यहां से भी आ गया। तो इंडिविजुअली दोनों से आंसर आ सकता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आइदर फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यानी या तो पहले से आंसर आ सकता है या दूसरे से आंसर आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो जो 6 क्वेश्चन है वो कोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग में क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज, स्काई का कोड को क्या होगा। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट देखा जहां पर आपको लिखा था स्काई इज क्लियर, जिसका कोड है दे रा फा। फिर दूसरा कह रहा है द सेम, अगर हम बात करें मेक इट क्लियर, तो देखिए पहले से तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि स्काई का कोड होगा क्या, क्यों, स्काई का कोड दी रा या फा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं दूसरे स्टेटमेंट पे गया और दूसरा स्टेटमेंट मुझे दिखा मेक इट क्लियर, तो मेक इट क्लियर का जो कोड बनेगा वो बनेगा दी गा जो। अब अगर आप देखिए पहले से इंडिविजुअली आंसर नहीं आया और इसमें स्काई दिया नहीं है तो इससे भी आंसर नहीं आया। अब आपका आंसर क्या होगा, अगर आप इन दोनों में कॉमन देखोगे
तो आपको केवल क्लियर कॉमन दिखा। जब क्लियर कॉमन दिखा तो डियर डी यहाँ पर कॉमन दिख गया, और जैसे डी यहाँ पर कॉमन दिखा तो आपसे पूछा स्काई का कोड क्या होगा, तो स्काई का कोड रा भी जा सकता है, फा भी जा सकता है। आई एम नॉट कन्फर्म, मतलब मैं सीरियसली नहीं कन्फर्म हूं कि क्या होगा, तो स्काई का कोड कुछ भी हो सकता है। तो मेरा दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा, तो नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, और मतलब दोनों मिलाकर भी आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ स्टेटमेंट, अच्छा कभी कभी नाइदर नॉर की जगह पता क्या आता है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। टुगेदर टुगेदर मतलब साथ में मिलके आंसर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी कभी कभी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, नाइदर नॉर की जगह अगर आ जाए तो समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, यानी पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं अगर हम यहाँ पर बात करें एक रो में। तो पहला स्टेटमेंट दिया है P is 15th from the left in the row। डियर हमसे कह रहा है P और Q के बीच में कितने लोग हैं। मान लो P यहाँ है या Q यहाँ है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है P यहाँ है और Q, या मान लीजिए हो सकता है ये भी हो सकता है ना, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, यानी ओवरलैपिंग वाला केस भी तो बन सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है P is 15th from the left, यानी P जो है वो लेफ्ट से 15th है। तो डियर पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, ना तो Q की पोजीशन पता, ना P और Q के बीच में पता कितने लोग हैं। अगर हम सेकंड को पढ़े, पहला बोल जाए Q is exactly in the middle and there are 10 children towards his right। अगर आप देखिए Q is exactly in the middle and there are, देखिए क्लियर लिखा है मिडिल, एंड there are 10 children towards his right। तो इसके राइट में 10 है तो इसके लेफ्ट में भी 10 ही होंगे, क्योंकि अगर ये मिडिल में है। तो टोटल रो में हमें पता चल जाएगा 21 है, बट ये पूछा कि पी और क्यू के बीच में कितना है तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि पी का डेटा नहीं दिया। लेकिन अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, मर्ज करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि एक रो है जिसमें पी है, और जो पी की पोजीशन है डियर वो है आपकी 21, सॉरी नॉट 21, दैट इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें स्टेटमेंट 1 में दिया था। और एक चीज और बोलिए, तो पी की जो पोजीशन थी वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या थी, 15 थी, और जो क्यू था ठीक बीच में था रो के। तो क्यू अगर ठीक बीच में था रो के, यानी उसके लेफ्ट में भी इधर भी 10 लोग थे और इधर भी 10 लोग थे, तो यानी टोटल जो रो में लोग निकल के आए वो डियर 21 निकल के आए। और अगर 21 निकल के आए तो पी और क्यू के बीच में आप बता सकते हो कितने लोग होंगे, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं कितने हैं, आप बता दोगे आंसर। बताऊं कैसे, क्योंकि अगर मान लो 21 लोग हैं, अगर वो इधर से 10, इधर इधर भी 10 लोग हैं, इधर भी 10 लोग हैं, तो दैट मींस वो अगर लेफ्ट से काउंट करोगे तो 11वें प्लेस पे आया ना, 11वें प्लेस पे आया। क्यों, क्योंकि 10 लोग इधर थे तो 11 वो लेफ्ट से, 11 के बाद 12 13 14, तीन प्लेस बीच में होंगे, 12 13 और 14, क्योंकि 15th पोजीशन पे पी है तो तीन लोग इनके बीच में होंगे, दोनों को मिलाकर आंसर आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी दोनों को मिलाकर हम आंसर कर सकते हैं, अनडाउटली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ इज टी रिलेटेड टू के, यानी टी के से किस प्रकार रिलेटेड है, इसके लिए पहला स्टेटमेंट दिया आर्स सिस्टर, तो मैं यहां लिखता हूं आर्स सिस्टर जे हैज मैरिड टीज ब्रदर एल। आर्स सिस्टर जे इज मैरिड टीज ब्रदर एल, तो यानी एल के साथ शादी करती है, जो कि ब्रदर है किसका, टी का। आर और टी का भी जेंडर नहीं क्लियर है। अब लिखा है हु, यानी एल के लिए, हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट, यानी जो एल है वो ओनली सन है ऑफ पेरेंट्स, तो यानी ओनली सन। तो डियर टी जो हो गई वो डॉटर हो गई। तो पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू के, तो टी जो है के की क्या लगेगी, तो इस स्टेटमेंट में के का जिक्र ही नहीं है। अच्छा चलते हैं दूसरे में, इसमें टी का जिक्र नहीं है, तो पहले से भी आंसर नहीं आता, दूसरे से भी आंसर नहीं आता, पहले से भी नहीं आएगा, दूसरे से भी नहीं आएगा। क्लियर है, आइदर और भी आंसर नहीं हो सकता, या तो नाइदर नॉर या बोथ।
या तो दोनों को मिलाकर आंसर आ जाएगा या दोनों को मिलाकर आंसर नहीं आएगा। अच्छा चलिए देखते हैं। K is the only daughter of L. K is the only daughter of L. हमसे दूसरा स्टेटमेंट दिया, K is only daughter of L and J. K is the only daughter of L and J. तो J यहां पर आ गया। तो डियर L and J इसके पेरेंट्स हैं, बट जेंडर नहीं क्लियर L and J का। और K का रिलेशन T से पूछा है तो T यहां दिया नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों को मर्ज कर दें, मर्ज करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। जो सेकंड स्टेटमेंट था, K is the only daughter of L and J, कहानी हो गई। अब पूछा क्या था, हाउ इज टी रिलेटेड टू के, तो टी जो है वो के की आंट हो जाएगी अगर हम दोनों को मर्ज कर देंगे। आफ्टर मर्जिंग तो ये हो गया आंट, जो टी है वो आंट है किसकी, के की। तो डियर यहां पर अगर आप जाओगे दोनों को मिलाकर आप देखोगे आपका आंसर बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ई इज द राइट आंसर। डियर देखिए दोनों को मिलाकर आंसर आ गया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ। दोनों स्टेटमेंट जरूरी है इसका आंसर करने के लिए। अब चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ पर आपसे देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, यानी जे का रिलेशन पी से क्या होगा। एम इज द ब्रदर ऑफ पी, जैसे हमसे पहले बोला पहले स्टेटमेंट में, एम इज द ब्रदर ऑफ पी। एम है डियर ब्रदर है किसका, पी का। एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी, एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी, यानी टी जो है वो सिस्टर है किसकी, पी की। तो आप देखिए हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, पहले से तो आंसर नहीं आया। हम चलते हैं नेक्स्ट। P's mother is married to J's father, J's husband। देखिए P's mother is married to J's husband, यानी P की मदर J के हस्बैंड से शादी करती है। तो J का हस्बैंड कौन होगा, ये खुद J ही तो होंगे। P's mother married to J's husband, क्लियर है। अब लिखा है who has one son and two daughter, यानी इनके पास एक सन और दो डॉटर है। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से आ गया। तो पूछा हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, तो अगर आप देखिए हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, आपका क्लियरली सेकंड वाले से आंसर आ रहा है, जे इज द मदर ऑफ पी। क्योंकि यहां बोला था पी इज मदर, यानी पी की जो मदर है इज मैरिड टू जे हस्बैंड। तो पी की मदर जे के हस्बैंड से मैरिड है, तो वो खुद जे ही तो है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकंड से हमें क्लियरली आंसर आ जाएगा, फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा तो मर्ज करने की जरूरत नहीं होती। यार मर्ज तब करते हैं जब पहले और दूसरे से आंसर ना आए, तभी मर्ज करना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड से आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर गया, यानी स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी स्टेटमेंट टू सफिशिएंट आंसर करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, इस पे भी ध्यान देना। कह रहा हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी इस बार एक्स का रिलेशन पूछ लिया वाई से क्या है। कह रहा वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी, वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी हु इज वाइफ ऑफ एक्स, यानी जो डी है वो वाइफ है किसकी, एक्स की। तो एक्स हस्बैंड हो गया, एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। हमें पहले से क्लियरली आंसर मिल गया। सेकंड पे आए, आर्स सिस्टर एक्स इज मैरिड टू वाइस फादर, आर्स सिस्टर एक्स, ये आर की जो सिस्टर है वो एक्स है, इज मैरिड टू वाइस फादर, यानी जो वाई के फादर है उनसे मैरिड है। तो पूछा हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो डियर यहां पर देखिए जो एक्स है इज मदर ऑफ वाई, पहले में फादर आया इसमें मदर आया। डियर मैटर ये नहीं करता कि आंसर अलग आया, मैटर ये करता है कि दोनों से आंसर आया। तो जो पहला पढ़ रहे हैं तो दूसरे से मतलब नहीं, दूसरा पढ़ रहे हैं तो पहले से मतलब नहीं, बट इंडिविजुअली अगर आप देखिए दोनों से आंसर आ गया, तो आइदर फर्स्ट एंड टू आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी से आंसर बन जाएगा,
क्लियरली आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सी हो चुका है, सी मतलब सॉरी 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट कौन है? देयर अगर आप देखिए, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी अमंग द 5% पी क्यू आर एस टी फेसिंग नॉर्थ, यानी ये सब नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं और इसमें पूछा है पी के इमीडिएट राइट कौन है। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ते, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी पहले स्टेटमेंट में बोला है आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3। अब लिखा है पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अब देखिए इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो गई अपने पास। पहले स्टेटमेंट में आर इज थर्ड to the left of q, p is second to the right of r, r is third to the left of q, p is second to the right of r। तो यहाँ पर पूछा है who is immediate right of p among the 5%, तो पहले से आंसर मिल रहा है, पहले से आंसर मिल रहा है among the 5% p के राइट में q है। नेक्स्ट q is to the immediate left of t, हमसे कह रहे हैं 5 लोग में q is to the immediate left of t, who is second to the right of p, यानी who is second to the right of p, यानी जो p के सेकंड राइट है। सर पी क्यू टी चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, एक चीज तो क्लियर है, पी के इमीडिएट राइट क्यू आएगा। तो अगर आप देखिए आपका इंडिविजुअली सेकंड से भी फर्स्ट से भी आंसर आ गया, सेकंड से भी आंसर आ गया, तो आपका आंसर हो गया सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन फॉर द गिवन क्वेश्चन, यानी गिवन क्वेश्चन के लिए हम स्टेटमेंट 1 से और 2 से इंडिविजुअली आंसर कर सकते हैं, यानी ईदर और बन गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, कह रहा है ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वाज अंजलि बोर्न इन फेब 2004। बड़ा सिंपल सा है कि कह रहा है ऑन विच डेट ऑफ द मंथ वाज अंजलि बोर्न, यानी महीने की किस तारीख को अंजलि का बर्थ हुआ था इन फेब 2004। चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है अंजलि वाज बोर्न ऑन एन इवेंट डेट ऑफ द मंथ। डेट इवेंट डेट की बात करेंगे और बात करेंगे फैब की, तो मिनिमम 14 डेट्स ऐसी होंगी जो आपकी इवन होंगी, जैसे 2 4 8 10 12, फिर इसी तरह से 12 के बाद 14 16 18 20 22 24 26 28, तो पहले से आंसर नहीं है। अंजलि's बर्थ डेट was a prime number, तो अंजलि बर्थ डेट was a prime number, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, और इस तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर है। 19 के बाद आपका बनेगा 23, 23 के बाद बनेगा 29, अच्छा 29, बस फरवरी 2004 है 29 तक, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो गई अंजलि के बर्थ की। बट अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो उसका जो बर्थ हुआ था वो इवन नंबर वाले दिन हुआ था, और साथ ही यहाँ पर दे दिया प्राइम नंबर, तो डियर इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, तो दोनों को मिलाकर हम आंसर कर सकते हैं, यानी 2 फरवरी को उसका बर्थ हुआ था। जब हम दोनों को मिलाएंगे तब जाकर हम आंसर निकल पाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी दोनों को मिलाकर हम आंसर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कह रहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स का रिलेशन वाई से क्या है? वाई सेज आई हैव ओनली वन ब्रदर। डियर क्या हम इससे कोई कंफर्मेशन दे सकते हैं? अगर वाई कह रहा है कि मेरा केवल एक ब्रदर है, आई हैव ओनली वन ब्रदर, हम कैसे पता करें वो एक्स है? अच्छा एक्स सेज आई हैव ओनली वन सिस्टर, आई हैव ओनली वन सिस्टर, तो क्या हम यहां से कंफर्म कर सकते हैं? तो डियर इस केस में क्लियर है कि एक्स जो है वो मतलब उसकी एक सिस्टर है, एक्स हैज आई हैव ओनली वन सिस्टर। अगर यहां से भी देखें तो एक्स और वाई का जेंडर मतलब रिलेशन हमें नहीं क्लियर होगा, एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है।
बट अगर आप यहाँ पर देखो दोनों को मर्ज भी कर दो तो भी हम आंसर निकाल निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई से कह रहा वाई कह रहा है कि मेरा एक भाई है, एक्स कह रहा है मेरी एक बहन है। अब जरूरी है कि वो सेम जेंडर में हो? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो दिया ही नहीं है, ना इनका आपस में कोई रिलेशन दिया है, कुछ तो क्लू दिया होता। तो यहाँ पर अगर आप देखिए दोनों को मिलाकर भी आप आंसर नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी विल बी द राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब ब्लड रिलेशन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो हम उन्हें आंसर कैसे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में, हाउ इज एफ रिलेटेड टू पी। मैक्सिमम देखिए क्वेश्चन ब्लड रिलेशन है। एफ रिलेटेड टू पी, P has two sisters M and N। तो P has two sister M, दूसरी है N, हमने लिया। फिर कह रहे हैं F's मदर। देखिए पहले से तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर F दिया ही नहीं। हाउ इज F रिलेटेड टू P। अच्छा दूसरे में हम चलते हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे में हमसे कह रहा है F's मदर इज द सिस्टर ऑफ M's फादर। F's मदर यहाँ पर होगी इज द सिस्टर ऑफ M's फादर, यानी M के फादर की सिस्टर। अब यहाँ पर पूछा हाउ इज F रिलेटेड टू P। नहीं बता सकते क्योंकि ना F दिया ना P दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे एक चीज ध्यान से देखना, कह रहे F's मदर इज मैरिड टू M's फादर। यानी अगर आप देखोगे F's मदर इज मैरिड टू M's फादर, F's मदर इज मैरिड टू M's फादर। अगर हम यहाँ पर देखें F's मदर इज द सिस्टर ऑफ M's फादर। यहाँ पर कहा था P की दोनों बहनें हैं M और N, ना इससे आंसर आ रहा है ना इससे, लेकिन कह रहा है F की जो मदर है इज द सिस्टर ऑफ M's फादर। मान लीजिए M के फादर यहाँ पर है और उनकी जो सिस्टर है, तो M के फादर है तो N के भी फादर हुए, P के भी फादर हुए, और जो उनकी सिस्टर है M के फादर की सिस्टर का जो चाइल्ड है वो F है। अब पूछ क्या रहा है F रिलेटेड टू P, तो F इज कजिन ऑफ P। दोनों को मर्ज करने के बाद आफ्टर मर्जिंग, तो देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी अगर हम इनको साथ में लेके चलेंगे तो दोनों को मिलाकर हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए सिस्टर भी हो सकती है ना, और ए ब्रदर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। पहला स्टेटमेंट लेते हैं ए इज द सिस्टर ऑफ सी। अगर आपको इतना स्टेटमेंट ये क्वेश्चन में दिया है और फिर देखिए ये फिक्स हो गया दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही स्टेटमेंट के लिए, तो कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ सी और पता चला ए इज सिस्टर ऑफ सी, तो क्लियर हो गया ए जो सिस्टर है वो हाउ इज बी रिलेटेड, हाउ कह रहा है बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, हमें पहले से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपसे एक चीज बोल दे, पहला दिया था आपको बी इज द ब्रदर ऑफ ए और दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया ई इज हस्बैंड ऑफ ए। ई इज हस्बैंड ऑफ ए। अगर ई हस्बैंड है तो ए फीमेल हो गई, अगेन ए सिस्टर हो गई बी की, तो इंडिविजुअली यहां से भी आंसर आ जाएगा। आइदर 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि डेटा पहले ही क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था, उसके बेसिस पे हम दोनों को मिलाकर आंसर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ। कितने लोग होंगे रो में।
पहला स्टेटमेंट दिया है, विशाखा हु इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, विशाखा हु इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड is eighth to the left of Ashish, is eighth is eighth to the left of Ashish, आशीष के लेफ्ट में एट्थ है। अब कह रहा है हु इज ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड, यानी आशीष के लिए बोल दिया आशीष जो है वो लेफ्ट से ट्वेल्थ है। यानी पहले बोला था विशाखा हु इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी जो लेफ्ट से फिफ्थ है वो इसके लेफ्ट में इतना है। तो आपसे पूछा है रो में कितने लोग होंगे, तो इसके हिसाब से देखिए अगर ये इनके लेफ्ट में एट्थ है तो बीच में 7 लोग होंगे, और अगर ये इधर से फिफ्थ है तो इधर 4 लोग होंगे, अगर आशीष राइट से ट्वेल्थ है तो इधर 11 लोग होंगे। तो 11 7 18 4 22, 22 और 2 24। हम आंसर कर सकते हैं पहले स्टेटमेंट से, आंसर आ जाएगा कि रो में कितने लोग बैठे होंगे। फिर कह रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, रोहित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ निशा, रोहित यहां पर है, रोहित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ निशा, रोहित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ निशा, हु इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड, यानी राइट एंड से वो सेवेंथ है, क्लियर, एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो डियर 18th है लेफ्ट हैंड से। तो डियर आपसे पूछा रो में कितने लोग हैं, दोनों को ऐड करिए -1 करिए, 18 + 7 -1, रिजल्ट हो जाएगा 24। यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आइदर और वाला केस बन जाएगा, फर्स्ट से भी आंसर कर सकते हैं और सेकंड से भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट चला जाए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कह रहा है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन, यानी इस टाउन में कितने लोग डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट देयर आर 1 डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट, तो इस टाउन में कितने डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट दिया है देयर इज 1 डॉक्टर पर 700, यानी 1 डॉक्टर है कितने लोगों पर, 700 रेजिडेंट पर, क्लियर। फिर यहाँ लिखा है देयर आर 16 वार्ड्स विद ईच वार्ड हैविंग एज मेनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड। डियर एक बात समझिएगा यहाँ पर, अगर आप पहले से कह रहे हैं कि एक डॉक्टर है कितने लोगों पर, 700 लोगों पर, तो डियर एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पर है, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर देर आर 16 वार्ड, यानी सेकंड में हमसे बोला है कि देर आर 16 वार्ड, द नंबर ऑफ वार्ड्स इन टाउन with each ward having as many as doctor as the number of ward। यानी आप एक चीज समझिएगा, तो यहां पर कह रहे हैं नंबर ऑफ वार्ड, नंबर ऑफ वार्ड डियर आपके पास कितने थे, 16, और कह रहा है हर वार्ड में आपसे कह रहा है कि 16 डॉक्टर है, उतने डॉक्टर हैं जितने की वार्ड है, तो नंबर ऑफ डॉक्टर हो गए 16। तो आपसे पूछ रहा है टोटल कितने हो जाएंगे, 256 डॉक्टर निकल के आ जाएंगे डियर। तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड से आंसर आएगा, पहले से आंसर नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी alone are sufficient to answer the question given below, क्लियर। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज बर्थडे ऑफ साहिल, यानी साहिल का बर्थडे किस डेट पर था। तो साहिल का हमें बर्थडे बताना है, किस डेट पे,
पहला स्टेटमेंट दिया है, साहिल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सुनिएगा इसको ध्यान से। सबसे पहले पूछा क्या था कि आपको बताना था कि साहिल का बर्थडे किस वीक में है, वीक के किस दिन है, ऑन विच डे ऑफ द वीक साहिल का बर्थडे। साहिल सेलिब्रेट हिज बर्थडे द वेरी नेक्स्ट डे ऑन विच अरुण सेलिब्रेट हिज बर्थडे। यार हम पहले से आंसर कैसे बताएंगे, अगर अरुण किसी डेट में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो नेक्स्ट डे साहिल सेलिब्रेट कर रहा है। अब मुझे ना अरुण का पता है ना साहिल का पता है, मैं कैसे बताऊं किसी का भी, ना डेट पता है। अच्छा दूसरा कह रहा है द सिस्टर ऑफ साहिल वाज बोर्न ऑन द थर्ड डे ऑफ द वीक एंड 2 days आफ्टर साहिल्स वाज बोर्न। तो डियर आप एक चीज देखिएगा, अगर उसकी सिस्टर द सिस्टर ऑफ साहिल्स वाज बोर्न ऑन द थर्ड डे ऑफ द वीक, यानी वीक के थर्ड डे डियर उसका बर्थ हुआ है, और वीक के थर्ड डे अगर उसका बर्थ हुआ है और आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कह रहा है कि द सिस्टर ऑफ साहिल वाज बोर्न ऑन ऑन द थर्ड डे ऑफ द वीक, यानी वीक के थर्ड डे उसका बर्थ हुआ है। कह रहे एंड 2 days आफ्टर साहिल वाज बोर्न, उसके 2 दिन बाद साहिल का बर्थ हुआ है। तो हम सेकंड से देखिए, अगर देखा जाए तो लिंक हो रहा है, आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा तो सेकंड से आंसर आ सकता है। द करेक्ट आंसर विल बी बी, बी इज द राइट आंसर। पहले से आंसर नहीं आएगा क्योंकि जब उसकी सिस्टर का पता पड़ गया कि थर्ड डे है तो 2 दिन बाद साहिल का होगा, यानी फिफ्थ को। हमें क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कह रहा है हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड रॉबर्ट रीड ऑन संडे, यानी आपसे कह रहा है हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड रॉबर्ट रीड ऑन संडे, यानी संडे के दिन रॉबर्ट ने एक बुक है एक्स, उसके कितने पेजेस पढ़े। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया है द बुक हैज 300 पेजेस आउट ऑफ विच 2/3 वर read by him before संडे, यानी आपसे एक चीज बोली थी कि बुक में टोटल 300 पेजेस है, बट उसमें से 2/3 पेजेस जो है वो उसने क्या किए, संडे के दिन, संडे से पहले पढ़ डाले। किस दिन से पहले पढ़ डाले डियर, संडे से पहले पढ़ डाले। तो अगर आप यहाँ पर देखो संडे से पहले उसने पढ़ डाले तो दैट मीन्स अगर 2/3 पढ़ डाले तो दैट मीन्स 100 पेजेस उसने या तो संडे को पढ़े या संडे के बाद पढ़े। तो यहाँ से हम आंसर कर ही नहीं सकते कि संडे को कितने पेजेस पढ़े। दूसरा कह रहा है रॉबर्ट रीड द लास्ट 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। तो डियर लास्ट 40 पेजेस उसने मंडे को पढ़े हैं, तो अब पहले के 260 कब पढ़े हमें नहीं पता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हम भूल गए। जब पहला पढ़ रहे हैं तो सेकंड नहीं देखना, सेकंड पढ़ रहे हैं तो पहला नहीं देखना। तो हम यहाँ से कंफर्म नहीं बता सकते कि उसने लास्ट, अगर लास्ट के 40 पेज मंडे सुबह पढ़े तो हम बता नहीं सकते कि संडे कब पढ़े, कितने पेजेस पढ़े। बट अगर दोनों को मर्ज कर दो तो एक चीज पता पड़ गया कि सैटरडे तक उसने 200 पेज खत्म कर लिए, मंडे को उसने 40 पेज खत्म किए, तो बचे हुए 60 कहाँ किए होंगे, संडे को। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो दोनों को मिलाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे इजीली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज तान्या रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, यानी तान्या फोटोग्राफ में दिख रहे आदमी से कैसे रिलेटेड है। मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ तान्याज ग्रैंडफादर। मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन तान्याज ग्रैंडफादर। तो मान लीजिए तान्या के ग्रैंडफादर यहाँ है, मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ तान्याज ग्रैंडफादर। तो तान्या के ग्रैंडफादर के ओनली सन है। देयर ओनली सन बोला है, ओनली चाइल्ड नहीं बोला।
अगर ओनली चाइल्ड बोला होता तो शायद हम आंसर कर देते, लेकिन ओनली सन का मतलब डियर आप जानते हैं क्या बनता है? ओनली सन का केस ये भी हो सकता है कि इनकी कोई और बहन भी हो और तान्या उनकी बेटी हो, इनकी बेटी ना हो। क्लियर? क्योंकि ये ओनली सन है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, हमें नहीं पता। द मैन इन द फोटोग्राफ हैज नो ब्रदर और सिस्टर, यानी द मैन इन द फोटोग्राफ हैज नो ब्रदर और सिस्टर एंड हिज फादर इज तान्यास ग्रैंडफादर, यानी इसका ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन है, ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। और यहां पर कह रहे हैं एंड हिज फादर, यानी इसके जो फादर है इज तान्यास ग्रैंडफादर, तान्या की ग्रैंडफादर है। तो तान्या की ग्रैंडफादर कब होंगे? जब तान्या इनकी बेटी हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से क्लियर हो गया है, तो मैन इन द फोटोग्राफ जो फोटो में था वो इनका कौन है? फादर है। फादर है, तो यहां पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सेकंड जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो पहले से आंसर नहीं आएगा, बट अगर हम यहां पर देखेंगे तो सेकंड से आंसर आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या कह रहा है? अमंग टी वी बी ई सी who is the third from the top when arranged in the descending order of their weight, यानी वेट को घटते हुए क्रम में रखेंगे तो थर्ड कौन होगा, यानी हाईएस्ट वेट वाला ऊपर। बी इज हैवियर देन टीएनसी, तो 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, बी इज हैवियर देन टीएनसी एंड इज लेस हैवियर देन बी हु इज नॉट द हैवीएस्ट। अब देखिए यहां पर क्या कहा, बी इज हैवियर देन टीएनसी, यानी जो बी है वो हैवियर है किससे? टी एंड सी से, एंड इज लेस हैवियर देन वी, और वी से कम लेस, मतलब लेस हैवियर है। और कह रहा है हु इज नॉट द हैवीएस्ट, यानी वी जो है वो हैवीएस्ट नहीं है। तो वी यहां पर आएगा, बी यहां पर आएगा, टी और सी यहां पर आ सकते हैं। तो वी यहां पर आ गया, तो टी एंड सी हो गया, तो ई यहां पर आ जाएगा। तो अगर डियर देखिए, तो यहां पर अगर आप आंसर निकालने की बारी आएगी तो आप देखिए पहले स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हो, क्लियरली आंसर निकाल सकते हो। चेक करो एक बार, मैं देखता हूं कि काफी बच्चे यहाँ पर आंसर करते हैं। कुछ लोग तो जल्दबाजी में आंसर करते हैं और कुछ करेक्शन के साथ चीजों को समझते हुए बैलेंस वे में आंसर करते हैं, राइट? चलिए चेक करते हैं। पहले से तो आंसर आ गया। अब सेकंड कह रहे हैं सी इज हैवियर देन ओनली टी, यानी सी इज हैवियर देन ओनली टी। 1 2 3 4 5। अगर मैं सेकंड को लूं, सेकंड स्टेटमेंट, सी इज हैवियर देन ओनली टी, सी इज हैवियर देन ओनली टी, केवल टी से हैवियर, यानी बाकी सबसे छोटा है। तो हमें नहीं पता यहाँ कौन आ सकता है, तो सेकंड से तो आंसर नहीं आएगा, तो केवल फर्स्ट से आंसर आया। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर बच्चा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है विच वर्ड इन द कोड लैंग्वेज मीन फ्लावर, फ्लावर का कोड क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट दिया है वो रेड से लिख लेते हैं, ड्यू फ्यू ला पेन। जिसका आपको दिया है रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल, रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल। अब डियर दिया है ला क्विज, ला क्विज। जब हम ला क्विज की बात करते हैं, इसका दिया है ब्यूटीफुल ट्री, ब्यूटीफुल ट्री।
आपसे पूछा है फ्लावर का कोड क्या होगा, तो डियर यहाँ पर देखो क्या फ्लावर दिया है, दिया है डियर लाख पीस दिया है यहाँ पर केवल लाख पीस। तो अगर मैं ला का देखूं तो ला का कोड क्या मिलेगा, ब्यूटीफुल या ट्री, तो डियर यहाँ दिया है ब्यूटीफुल कॉमन, तो ला का कोड ब्यूटीफुल हो गया, यानी पहले से आंसर नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है हमसे डी ला चिन, जिसका रेड रोज फ्लावर, रेड रोज फ्लावर। दूसरा कह रहे हैं पाँच चिन्ह, और डियर जैसे ही बोला पा चिन्ह, इसका है रेड टी, रेड टी। अगर आप दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है रेड, तो यानी अगर आप देखिए चिन्ह का कोड मिल गया रेड, तो अगर हम देखें सेकंड से भी हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे जब पूछ रहा है फ्लावर का कोड क्या होगा, तो द डी ला कुछ भी हो सकता है। अगर हम दोनों को मर्ज कर दें, यानी सबको मर्ज कर दें, तो मर्ज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तब शायद हम आंसर कर पाए। तो डियर आपको देखिए यहाँ से चिन्ह का पता पड़ गया, तो चिन्ह का आपका क्या हो गया, रेड हो गया, चलो पता पड़ गया। अच्छा अगर हम डी का लेना चाहें, डी ई, तो डी ई यहाँ भी है, तो या तो रोज होगा या फ्लावर होगा। अच्छा देखिए ला भी दिया है, तो ला का तो ब्यूटीफुल था, बट यहाँ से तो ला का कोड ही कुछ और आएगा। आप चेक करो, यहाँ से तो ला का कोड ही बदल जाएगा, फिर ला का कोड बदल रहा है, यहाँ से ला कुछ और है, यहाँ ला कुछ और है, तो हम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, दोनों को मर्ज करके भी आंसर हम नहीं ला सकते, क्योंकि क्लियर आंसर नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले फुटबॉल, यानी क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो पहला कह रहा है ओनली बॉय प्ले फुटबॉल, मुझे क्या पता बॉय कितने, पहले से तो आंसर नहीं आएगा। तो कह रहे देर आर 40 देर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास, देर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास। देर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास, तो हमें पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले फुटबॉल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा है इन द क्लास प्ले फुटबॉल। तो डियर यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर 40 तो बॉयज है और 30 गर्ल्स है क्लास में, तो सेकंड से तो आंसर नहीं आएगा। पहला कह रहा है ओनली बॉय प्ले फुटबॉल, तो ओनली बॉय प्ले फुटबॉल अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो आंसर आ गया 40 बॉय, यानी 40 स्टूडेंट फुटबॉल प्ले करते हैं, दोनों को मिलाकर आंसर आ जाएगा बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आए, हु इज सीज पार्टनर, तो यानी आपसे पूछा सी का पार्टनर कौन है, हु इज सीज पार्टनर इन अ गेम ऑफ कार्ड इन्वॉल्विंग फोर प्लेयर्स ए बी सी डी। तो डियर ए बी सी डी, तो सी का पार्टनर कौन है, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। डियर अगर आपको यहां पर बोल दिया डी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, तो पार्टनर अपोजिट ही तो बैठेगा, तो सी के अपोजिट कौन होगा, बी, तो पहले से तो आंसर आ रहा है, बी इज सिटिंग राइट टू ए, बी इज सिटिंग राइट टू ए एंड लेफ्ट टू डी, बी लेफ्ट टू डी है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो बी के अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया। तो अगेन देखिए पहले से आंसर हो गया कि सी का पार्टनर कौन है, और देखिए दूसरे से भी आंसर हो गया, तो अगर आप देखिए दोनों से हम आंसर कर सकते हैं।
दोनों से आंसर कर सकते हैं, तो आंसर क्या जाता है हमारा? ऑप्शन सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलना चाहिए अभी हमें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ऑन अ टेलीविजन 4 सीरियल हैं जो हमारे ए बी सी डी वर स्क्रीन ऑन, देखिए वर स्क्रीन वन ऑन ईच डे, ठीक है, ऑफ 4 consecutive days but not necessarily in the same order, on which day was the serial C screened? तो डियर सीरियल सी, अच्छा देखिए 4 consecutive days बोला है ना, आई थिंक यानी लगातार 4 दिन होंगे जो भी होंगे। तो कह रहा है सी किस दिन डिस्प्ले होगा। तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं, द फर्स्ट सीरियल वाज स्क्रीन्ड ऑन 23rd, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं देखूं फर्स्ट सीरियल 23rd को हुआ ट्यूसडे को, एंड वाज फॉलोड बाय डी, डेट डे और फॉलोड बाय डी। अब कह रहा है ऑन विच डेट वाज सीरियल सी डिस्प्लेड। तो डियर पहले से तो आंसर नहीं आया, क्योंकि सी आपका यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, हमें नहीं पता। बट हाँ इतना पता है कि अगर ये बोल रहा है द फर्स्ट सीरियल वाज स्क्रीन्ड ऑन ट्यूसडे, तो डियर ये हो जाएगा वेंसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे, 23rd, यानी 24th, 25th, 26th। बट ए बी और सी की पॉसिबिलिटी नहीं पता होगी। अब कह रहे हैं, देखिए दूसरा क्या दिया गया, सीरियल ए वाज नॉट स्क्रीन ऑन 25th, यानी सीरियल ए अगर हम देखें तो 1 2 3 4, सीरियल ए जो है वो 25th को डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्लियर है? आप कह रहे हैं वन सीरियल वाज स्क्रीन बिटवीन द सीरियल ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकता है डियर। जो सीरियल ए है वो 25th को डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो 25th को नहीं हो रहा, तो बाकी डेट्स तो मुझे पता ही नहीं ना, 24 23 22 कुछ भी हो सकता है। और कह रहा है अगर देखिए वन सीरियल वाज डिस्प्लेड बिटवीन ए एंड बी, तो मान लीजिए ए यहाँ है तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ है तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ है तो बी ऊपर चला जाएगा। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, तो हम सेकंड से भी आंसर नहीं कर सकते ना फर्स्ट से। अगर दोनों को मिला दे, तो दोनों को मिलाने के बाद अगर दोनों को मर्ज करते हैं, तो देखिए ए 25 को डिस्प्ले नहीं हो रहा है, और ए सीरियल वाज नॉट डिस्प्लेड ऑन द 25th, सीरियल स्क्रीन नहीं हो रहा है, एंड वन सीरियल वाज बिटवीन ए एंड बी। तो डियर अगर देखिए ए यहां नहीं आएगा, तो वन सीरियल वाज बिटवीन ए एंड, क्या बोला है, ए एंड बी, तो ए को यहां नहीं रख सकते क्योंकि बी यहां आ जाएगा, आ नहीं सकता, तो ए यहां आ जाएगा। वन सीरियल वाज बिटवीन ए एंड बी, तो ए यहां, बी यहां, सी यहां, और डी ऑलरेडी फिक्स है दोनों को मिलाने के बाद। तो पूछा क्या है, ऑन टीवी सीरियल 4 सीरियल डिस्प्ले हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर, तो आपसे पूछा ऑन विच डे वाज सीरियल सी डिस्प्लेड, सी स्क्रीन। तो सी देखिए किस दिन स्क्रीन हो रहा है, 26 को, यानी फ्राइडे के दिन। दोनों को मिलाकर हम आंसर कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी दोनों को मिलाकर हम आंसर कर सकते हैं और बहुत क्लियरली आंसर कर सकते हैं। तो डियर डेटा सफिशिएंसी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी, कि जब डेटा सफिशिएंसी आप देखते हैं, मर्ज केवल इसी केस में होगा। मैं लिख देता हूं, मर्ज बोथ स्टेटमेंट only in case when you found no result from both conclusions। क्लियर है? तो तभी मर्ज कीजिए जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर भी, सॉरी, दोनों कंक्लूजन से इंडिविजुअली भी आंसर ना आ पाए। मर्ज बोथ द स्टेटमेंट व्हेन, in case, only in case when
यू फाउंड नो रिजल्ट फ्रॉम बोथ कंक्लूजन। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।